हेलो बच्चों, आज हम जो लेक्चर लेके आए हैं इसमें हम लिक्विड स्टेट का जो टॉपिक है उसमें हम सरफेस टेंशन एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं द पैराबोल्स। ठीक है, ये जो पैराबोल वैल्यू है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इससे हम कैसे किसी भी लिक्विड का स्ट्रक्चर वगैरह किस तरह से डिटरमाइन कर पाते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में दो नॉन सरफेस टेंशन यहाँ पर हम पैराबोल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पैराबोल वैल्यू से हम किसी की भी सरफेस टेंशन वगैरह है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस पैराबोल के ऊपर जाएंगे। देखो, आपके पास कोई सरफेस टेंशन यदि किसी की आपके पास सॉल्यूशन की या फिर किसी की भी सब्सटेंस की सरफेस टेंशन जो भी होती है, ठीक है भाई, उनकी बात करेंगे। मान लेते हैं कि भाई किसी की सरफेस टेंशन यदि किसी का उसको हम गामा से कंसीडर करें, ठीक है, गामा से। तो यहां पर क्या है कि एक साइंटिस्ट आपके पास जो है वो, जैसे कि उसका नाम क्या है, मार्स लीफ ने यह एक्सप्लेन किया, गिव द रिलेशंस बिटवीन surface tension of an liquid depend on density of liquid। कि जो भी आपके पास लिक्विड है, मान लेते हैं आपके पास ये लिक्विड है, ठीक है, और ये लिक्विड है आपके पास, तो इस लिक्विड की आपके पास ये कंडीशंस होती है कि भाई जो भी सरफेस टेंशन इसके ऊपर लगेगा वो डिपेंड करेगा कि भाई इसकी डेंसिटी क्या है। मान लेते हैं कि इसकी डी क्या है, डी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है डी। और आपके पास आपको ये भी पता होगा कि भाई जो भी लिक्विड्स होते हैं उसके कुछ मॉलिक्यूल्स आपके पास वेपर्स के अंदर एडजस्ट करते हैं। ये समझ लो कि भाई ये लिक्विड स्टेट है इसकी और कुछ मॉलिक्यूल आपके पास वेपर्स में है, तो वेपर्स की जो डेंसिटी है उसको हम डी नोट से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है भाई, जो वेपर स्टेट है उसकी जो डेंसिटी जो है उसको हम डी नोट से डिनोट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मार्स लीड्स इन्होंने कहा कि जो सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है ये इन्होंने गिव इक्वेशन ड्राइव की, और इक्वेशन जो थी आपके पास C इनटू में D माइनस में D नोट, इस तरह से ये रिलेशनशिप होती है सरफेस टेंशन डेंसिटी के साथ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पर ये जो है आपके पास इसको सरफेस टेंशन बोला गया, सरफेस टेंशन। C आपके पास कांस्टेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं करता है, C की वैल्यू कांस्टेंट होती है। D आपके पास हमने बता दिया है, D आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगी, और D नोट जो है वो आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज। ये वेपर फेज में है, ये वेपर फेज है, ये लिक्विड स्टेट है, ये लिक्विड के अंदर होगी। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन इन्होंने ड्राइव कर रखी है पहले से ही कि भाई इस तरह से ये रिलेशनशिप होती है सरफेस टेंशन की। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आपके पास से आया, सडन जो साइंटिस्ट था उसका नाम, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू सडन ने ये किया कि जो भी ये रिलेशनशिप आ रही थी दिस इज इंप्लाइज दैट, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन है अपॉन में D माइनस में D नोट, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो सडन ने ये किया कि इस रिलेशनशिप को एक्यूरेटली मेजरमेंट करने के लिए, कि भाई पैराबोल में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, दिस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है भाई, मान लो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई
तो जैसे ही इस इक्वेशन को मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो गई आपके पास गामा 1/4 इज इक्वल टू m इनटू में c। और उन्होंने क्या किया, ये जो मास इनटू में इस कांस्टेंट की जो वैल्यू को एक सफिशिएंट नाम दिया गया पैराफोर्स, उसका नाम क्या था, पैराफोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि पैराफोर्स सडन के अनुसार आया है, अकॉर्डिंग टू सडन, कि जो पैराफोर्स किसी की भी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू जो होगा दिस इज इक्वल टू m अपॉन में d नोट गामा 1/4। ये इस तरह से हम किसी की भी पैराफोर्स वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि यदि हम कुछ कंसिडरेशन करें कि भी मान लो कि भाई कंसीडर कर लो कि आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर रहेगा तो उस पे ये समझ लो कि जैसे रूम टेम्परेचर रहेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड के मॉलिक्यूल उतना ही आपके पास वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये समझ लो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर्स के अंदर आएंगे ना उतनी ही इसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो हम ये कह रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा क्या कि भाई कम मॉलिक्यूल आपके वेपर्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो डी नोट है ना इसकी लोअर वैल्यू होती है, लोअर वैल्यू इस पे, इसलिए हम इसको डी जो नोट जो है वेरी स्मॉलर सो नेग्लेक्टेड। ठीक है, बी इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है इस डी नोट को जब आपके पास लो टेम्परेचर है, तो उस टाइम पे आपके पास जो इक्वेशंस बचेंगे आपके पास, तो पैराफोर्स जो होगा वो आपके पास m अपॉन में d हो जाएगा और इनटू में गामा की पावर 1/4। और जब m अपॉन में d जो होता है वो वॉल्यूम होता है, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है भाई, इसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, v इज मोलर वॉल्यूम। तो दैट पैराफोर्स हम इस तरह से लिखा जा सकता है कि पैराफोर्स की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू v इनटू में गामा 1/4। इस तरह से हम किसी की भी पैराफोर्स वैल्यू इन टर्म ऑफ मोलर वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये जो आपके पास इक्वेशन आई है पैराफोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, इसमें हम लिख देते हैं कि क्या क्या करने हैं कि V आपके पास मोलर वॉल्यूम बोला गया है, मोलर वॉल्यूम, और गामा आपके पास सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन, P आपके पास पैराफोर्स है, पैराफोर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम मोलर वॉल्यूम के साथ में रिलेशनशिप में होता है पैराफोर्स। इफ यहां पर यदि पैराफोर्स को डिफाइन किया जाए उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर कि यदि किसी सॉल्यूशन की सरफेस टेंशन यदि 1 आ गई, ठीक है भाई, किसी की सरफेस टेंशन क्या आ गई 1 आ गई, तो उस समय क्या होगा कि पैराफोर्स की जो वैल्यू है वो मोलर वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर जो है पैराफोर्स वैल्यू जो होती है, पैराफोर्स इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एट विच सरफेस टेंशन इज यूनिटी। ठीक है भाई, सरफेस टेंशन क्या होती है सॉल्यूशन की, यूनिटी होगी, तभी आपकी जो पैराफोर्स वैल्यू है वो मोलर वॉल्यूम के बराबर आएगी। ठीक है भाई, एक्चुअल मोलर वॉल्यूम है यदि किसी की सरफेस टेंशन 1 हो जाए। ठीक है भाई, अब क्या है कि हम इस पैराफोर्स वैल्यू की बात करते हैं कि जो पैराफोर्स वैल्यू जो है उसका नेचर की जब बात करते हैं, नेचर ऑफ पैराफोर्स जो वैल्यू होती है उसकी आपके पास नेचर ऑफ पैराफोर्स वैल्यू, और पैराफोर्स की जब ये जो सडन जो साइंटिस्ट था इन्होंने ही एक्सप्लेन किया था कि जो पैराफोर्स की जो वैल्यू होती है वो 2 नेचर शो करती है। एक आपके पास जो होता है उसको एडिटिव नेचर बोलते हैं, एडिटिव नेचर,
और दूसरा होता है कंस्टिट्यूटिव नेचर। कंस्टिट्यूटिव नेचर, एडिटिव नेचर ये कहता है कि जैसे कि जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो दो टाइप से हो सकती है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, एक कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव का मतलब होता है कि यदि जैसे कि मास है, ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये जैसे कि 1 किलोग्राम मास है, एक आपके पास 2 किलोग्राम मास है, तो इसको ऐड करके हम टोटल निकाल सकते हैं कि इसके पास 3 किलोग्राम मास है। ठीक है भाई, तो इस तरह से यदि कोई प्रॉपर्टी यदि ऐड की जा सके, उसको एडिटिव नेचर बोलते हैं प्रॉपर्टी का, एडिटिव नेचर। उसको उसकी जो टोटल वैल्यू है वो डायरेक्टली आप ऐड करके निकाल सकते हो। ठीक है भाई, उसको बोलते हैं एडिटिव नेचर। और कंस्टिट्यूटिव नेचर का मतलब ये होता है जिसकी वैल्यू आपके पास इस तरह से ऐड करने पर नहीं आई, वो डिपेंड करे स्ट्रक्चर वगैरह पे, डिपेंड ऑन, ये कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, जो भी आपके पास कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट करे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें आपके पास डबल बॉन्ड है या रिंग वगैरह है, उनके ऊपर डिपेंडेंट करे, तो वो आपका नेचर जो होता है वो कंस्टिट्यूटिव होता है। भाई ऐसे ऐड करने पर नहीं आए, भाई आप ऐड करने के बाद आपके पास उसकी स्ट्रक्चर वगैरह पे डिपेंडेंट करे कि उसका स्ट्रक्चर नेचर कैसा है, तो वो आपकी प्रॉपर्टीज होती है कंस्टिट्यूटिव नेचर का। ठीक है, तो अब हम ये जो आपके पास जो है ये सडन जो था, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई आपके पास ये जो पैराकोल की वैल्यू जो होती है उसके दो नेचर्स होते हैं, टू नेचर्स। ठीक है, पहला आइडेंटिटी नेचर भी होता है और कंस्टिट्यूटिव नेचर भी होता है। ठीक है जी, उन्होंने कैसे एडिटिव नेचर कंसीडर किया कि कैसे एक्चुअल में किसी की एडिटिव नेचर यदि हम कंसीडर करते हैं तो उससे कैसे पैराकोल वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है भाई, तो इस एडिटिव नेचर को एक्सप्लेन करने के बाद लिए हम डिफरेंट टाइप के कंपाउंड लेंगे। अब इसके बाद क्या है कि हम पैराकोल का नेचर की बात कर ली है कि एडिटिव और कंस्टिट्यूटिव दोनों नेचर होता है। इसके बाद हम पैराकोल की केमिकल कंस्टिट्यूएंट पढ़ेंगे। देखो ये इसके बाद क्या है कि सडन ने कहा कि जो पैराकोल जो वैल्यू है, पैराकोल जो है उसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ पैराकोल जो है 2 टाइप से डिफाइन किया गया। पहला जो है टाइप 1, इसका नाम दिया गया एटॉमिक पैराकोल, एटॉमिक पैराकोल। ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया एटॉमिक पैराकोल। और सेकंड में आपके पास जो था वो स्ट्रक्चरल पैराकोल वैल्यू थी। 2 टाइप से इसको डिफाइन किया गया, एक एटॉमिक पैराकोल, एक स्ट्रक्चरल पैराकोल। और जो एटॉमिक पैराकोल जो था आपके पास एटॉमिक पैराकोल वो डिपेंड करता था, डिपेंड ऑन एडिटिव नेचर। या आप ये कह सकते हो कि ये जो आपके पास एटॉमिक पैराकोल था ये एडिटिव नेचर के बारे में एक्सप्लेन करता था। दिस एक्सप्लेन एडिटिव नेचर ऑफ पैराकोल्स। और जो स्ट्रक्चर पैराकोल है वो आपको एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन कंस्टिट्यूटिव नेचर ऑफ पैराकोल। ये कंस्टिट्यूटिव नेचर को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद क्या है कि एडिटिव नेचर में कैसे हम किसी की पैराकोल वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट है जो डायरेक्टली हम यहाँ पर यूज करेंगे कि एडिटिव नेचर में कैसे हम एटॉमिक पैराकोल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर कैलकुलेटिंग एटॉमिक पैराकोल वैल्यू, उसके लिए रूल है आपके पास नंबर 1। ठीक है भाई, पहला रूल ये कहता है कि जो भी आइसोमेरिक टाइप के कंपाउंड्स होते हैं,
आइसोमर टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनमें लगभग आपके पास जो पैराकोल्स की वैल्यू जो होती है वो लगभग सेम होती है। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो आइसोमर होते हैं एक दूसरे के, उनमें पैराकोल्स की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। दोज कंपाउंड which are isomer then atomic paracol value are सेम होती है। जैसे कि यदि आपके पास सिंपल n-हेक्सेन है, n-हेक्सेन, ठीक है, n-हेक्सेन है एंड आइसोप्रोपेन है या नियोप्रोपेन है, आइसोप्रोपेन हेक्सेन है, आइसोपेंटेन है, आइसोपेंटेन, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के आइसोमर है, यहाँ पर सिंपल चेन है, यहाँ पर आपके पास आइसो ग्रुप है, तो उनमें सभी में आपके जो पैराकोल है, पैराकोल की जो वैल्यू है वो नियरली सेम होती है। जैसे कि इसमें एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूँ 3.3 होती है और इसके अंदर आपके पास 2.3.6 होती है, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमें पॉइंट आउट मिल गया कि यदि कोई आइसोमर है आपस में तो उसमें पैराकोल की वैल्यू जनरली सेम होती है। दूसरा पॉइंट आउट ये है सेकंड में कि यदि किसी में, यदि एक्सपेरिमेंटली हम देखें कि देखो पहले हम एटॉमिक पैराकोल को पढ़ लेते हैं, फिर आप स्ट्रक्चर पैराकोल को देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली आपके पास ऐसा देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ठीक है, कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन सिंपल चेन के अंदर इंक्रीज करते हैं तो पैराकोल वैल्यू भी इंक्रीज करती है, ठीक है भाई। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज इन स्टेट चेन तो देन पैराकोल वैल्यू इंक्रीजेस। जैसे कि मान लो कि भाई आपके पास CH4 एक कार्बन की है, इसकी जब पैराकोल आप वैल्यू देखेंगे तो मान लो कि इसकी 40 आ गई, ठीक है भाई 40, या फिर इसकी मान लो कि भाई आपके पास दिस इज 50 मान लो, ठीक है भाई। इसके बाद जैसे हम एक कार्बन की और चेन बढ़ाएंगे, मान लो कि भैया हमने जैसे बढ़ाई 6 हो गया, ठीक है भाई, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, इसकी भी इंक्रीज वैल्यू होगी और इंक्रीज होने के बाद मान लेते हैं कि ये आपके पास 89 हो गई। इसके बाद फिर से आप नंबर बढ़ाएंगे, जैसे कि फिर से आपने नंबर इंक्रीज कर दिया आपने, ठीक है भाई, तो उसमें फिर से नंबरिंग बढ़ जाएगी आपके पास। इसके बाद इसकी जो आपके पास नंबरिंग आपके पास है वो आपके पास बढ़ जाएगी, मान लेते हैं इसकी आपके पास 130 आ गई, ठीक है 130 मान लेते हैं। तो इसमें देखो एक्सपेरिमेंटली आपने ये टेबल है ना अच्छी तरह से बुक से देखनी है, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जैसे जैसे हम CH2 ग्रुप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पैराकोल वैल्यू भी आपके पास इंक्रीज हो रही है। CH2 ग्रुप लगातार इंक्रीज कर रहे हैं और आप जब इसका डिफरेंस लेकर देखेंगे ना तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि यदि CH2 ग्रुप इंक्रीज करेंगे तो देन पैराकोल वैल्यू है वो जनरली 40 से इंक्रीज होती है, 40 वैल्यू से। जैसे कि मैंने यहाँ पर 50 से लगभग 39 इंक्रीज कर दिया है। इसके बाद नियरली आपके पास
इसके बाद आपको नियरली 40 आपके पास इंक्रीजमेंट मिलेगा। और जब आप एवरेज निकालेंगे तो आपने कंसीडर करना है कि यदि CH2 ग्रुप किसी के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें हमेशा पैराकोल की वैल्यू जो आपने कंसीडर करनी है वो 39.2 आपने याद रखनी है कि CH2 ग्रुप यदि है तो 39.2 पैराकोल होता है उसका। ठीक है, उसका हमेशा क्या होता है पैराकोल वैल्यू 39.2 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हम इस वैल्यू को यूज करके कि हमें पता चल गया है कि भाई CH2 की वजह से जो पैराकोल वैल्यू जो होती है CH2 ग्रुप की वो आपके पास 39.2 होती है। ठीक है भाई, इसी के बाद हम इसका यूज करते हुए डिफरेंट एलिमेंट जो है आपके पास उन सबकी पैराकोल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंट में यदि कोई आपको कहे कि पैराकोल वैल्यू ऑफ C10H22 की कैलकुलेट करो कि भाई इसकी पैराकोल वैल्यू क्या रहेगी H22। तो इसका हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो आपके पास कंपाउंड है ये इस तरह से बना होगा कि भाई इसमें आपके पास क्या होगा कि भाई 10 मॉलिक्यूल तो CH2 का होगा, भाई 10 तो CH2 का होगा। देखो 10 मॉलिक्यूल CH2 का और प्लस में 2 हाइड्रोजन होंगे, है ना भाई। अभी तो ये बनेगा, ये बन जाएगा C10H22। तो इस तरह से हम 10 आपकी पैराकोल वैल्यू ऑफ CH2 और प्लस में 2 पैराकोल ऑफ हाइड्रोजन इस तरह से लिख सकते हैं। भाई इसकी वैल्यू जो है ना एक्सपेरिमेंटली मैं आपको लिख देता हूं कि भाई जब C10H22 की जो पैराकोल वैल्यू जो होती है वो 4242 ये वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटली। और जब आप 10 मल्टीप्लाई में 39.2 प्लस में 2 पैराकोल ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है भाई, तो यहां से आप पैराकोल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। ठीक है, पैराकोल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जब पैराकोल वैल्यू आप निकालेंगे ना यहां से वो 17.1 आएगी। ठीक है भाई, 17.1। तो यहां से आपको देखो हाइड्रोजन की पैराकोल वैल्यू पता चल गई। इसी तरह से हम कार्बन की भी निकाल सकते हैं। कार्बन की कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम ये यूज कर लेते हैं कि पैराकोल ऑफ CH2 ग्रुप की जो पैराकोल होगा वो दिस इज द पैराकोल ऑफ कार्बन और प्लस में 2 पैराकोल ऑफ हाइड्रोजन। ये देखो आपको इसका भी पैराकोल 39.2 अभी मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू 39.2। ये कार्बन का निकाल लेंगे पैराकोल प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 17.1। जब आप यहां से सोल्व करेंगे ना तो पैराकोल ऑफ कार्बन निकल जाएगा। और कार्बन की मैं एक्सपेरिमेंट के लिए लिख देता हूं कि कार्बन का जो पैराकोल निकालेंगे आप तो वो आपके पास आएगा, कार्बन का जो पैराकोल है वो आएगा 4.8। ठीक है, 4.8। इसके बाद क्या है कि मैं एक टेबल बना देता हूं कि भाई और भी हम ऑक्सीजन की भी निकाल सकते हैं, सभी की पैराकोल वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूं, आपने यहाँ पर लिख देनी है कि पैराकोल आपके पास किस चीज का क्या क्या है। ठीक है भाई, तो आपके पास अभी मैंने कार्बन का निकाला वो 4.8 था, हाइड्रोजन का निकाला 17.1 था, ऑक्सीजन का भी निकालना है आपने कि भाई क्या आएगा। इसके बाद हम ऑक्सीजन की जो पैराकोल वैल्यू है वो लिख देते हैं। ऑक्सीजन का आपके पास 20 आएगा, क्लोरीन का आपके पास जो है 25.7 आता है। ऑक्सीजन का 20
और फ्लोरीन का 25.7, क्लोरीन का आपके पास जो होता है, इस तरह से आपकी जो टेबल है ना वो दे रखी है, आपने ये वैल्यू है सभी की लिख लेनी है। ठीक है, पैराकोल है ये आपने लिख लेना है। क्लोरीन का 54.3 होता है, 54.3। तो इस तरह से हम पैराकोल वैल्यू अलग अलग कंपाउंड की निकाल सकते हैं। ठीक है, इजीली हम निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जिसकी भी है आपके पास पैराकोल वैल्यू, उसके कोरोस्पोंडिंग हम किसी की भी एटॉमिक पैराकोल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड है, आप ये स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट नहीं है, चाहे कैसा भी हो। तो इसमें हम सिंपल सी बात यही करेंगे कि कार्बन आपके पास मान लेते हैं 3 है, ठीक है। तो इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास 6 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पर आपके पास इस मॉलिक्यूल की पैराकोल वैल्यू क्या, स्ट्रक्चर पैराकोल जो होगा CH3COCH3, दिस इज इक्वल टू 3 पैराकोल ऑफ कार्बन प्लस में 6 पैराकोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस में 1 पैराकोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सभी की वैल्यू पता है हमने, 4.8, 6, हाइड्रोजन की 17.1, 120। ये वैल्यू आपके पास इवैल्यूएट होकर आपको जो भी कंपाउंड है उसकी पैराकोल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और पैराकोल वैल्यू का यूज करते हुए किसी की भी हम सरफेस टेंशन तक जा सकते हैं। ठीक है भाई, मोलर वॉल्यूम तक जा सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो एटॉमिक पैराकोल है। इसके बाद हम लास्ट में स्ट्रक्चर पैराकोल के बारे में और इंफॉर्मेशन देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप में टाइप 2 पढ़ेंगे, और उसमें होता है स्ट्रक्चरल पैराकोल। और स्ट्रक्चर पैराकोल हम पहले ही बता चुके हैं, दिस पैराकोल वैल्यू डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट करेंगे। एक्चुअल में ये जो पैराकोल, स्ट्रक्चर पैराकोल जो है वो आपको कंस्टिट्यूटिव जो नेचर है आपके पास, कंस्टिट्यूटिव नेचर के बारे में एक्सप्लेन करता है। ये कंस्टिट्यूटिव नेचर का मतलब है कि इसको डायरेक्टली ऐड करके नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, वो डिपेंड करेगा उसके स्ट्रक्चर पे। और स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और रिंग पे डिपेंडेंट करेगा कि भाई रिंग का साइज वगैरह क्या क्या है। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर पैराकोल है उसको डायरेक्टली, जैसे कि हमने एटॉमिक पैराकोल डायरेक्टली ऐड करके हमने कैलकुलेट कर लिया, इस तरह से आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपके पास क्या है कि हम थोड़ी सी बात इंफॉर्मेशन करते हैं। ये एक्चुअल में यदि इथीन की बात करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो उसकी यदि पैराकोल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ जाए C2H4, तो हम एटॉमिक पैराकोल के हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एटॉमिक पैराकोल के हिसाब से 2 पैराकोल ऑफ कार्बन प्लस में 4 पैराकोल ऑफ हाइड्रोजन, ये देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 4.8 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 17.1, जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे ना तो 98.1 आ जाएगा। ठीक है, 98.9 आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, 90 या 99.8। ठीक है भाई, एक्चुअली में जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वो 99.5 आएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है एटॉमिक पैराकोल। बट एक्सपेरिमेंटली आप जब देखेंगे ना, एक्सपेरिमेंटली कि पैराकोल वैल्यू ऑफ इथीन, एक्सपेरिमेंटली जब पैराकोल वैल्यू ऑफ इथीन आप जब देखेंगे तो वो एक्चुअल में जो है वो आपका एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में ये जो आपके पास ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में आती है, और इसको आप जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 78। ठीक है,
एक्चुअल में जो पैरामोल वैल्यू आपके पास 99.5 है इथीन की, और ये स्ट्रक्चर पैरामोल की वैल्यू है। देखो होना तो स्ट्रक्चर पैरामोल की तरह चाहिए था, बट ये कंस्टिट्यूटिव नेचर है तो उसके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंडेंट करेगा, और स्ट्रक्चर में क्या है भाई, डबल बॉन्ड है। तो यहां से हमें ये बात पता चल रही है कि आपके पास डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड नेचर के लिए जो पैरामोल की जो वैल्यू होगी वो नियरली 99.5 माइनस में 78 हो सकती है। समझ लो, डबल बॉन्ड के लिए जो पैरामोल की जो वैल्यू है वो आपके पास इस तरह से निकलेंगी आपके पास, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वो जनरली आपके पास 21 पॉइंट आएगा 5 मान। अच्छा, एवरेज में सभी मॉलिक्यूल के एवरेज निकालेंगे ना एवरेज, तो डबल बॉन्ड का पैरामोल वैल्यू, डबल बॉन्ड का पैरामोल वैल्यू, ठीक है भाई, वो जनरली आपको 23.8 मानना है। ठीक है, 23.8 ये आपने डबल बॉन्ड की पैरामोल वैल्यू को कंसीडर करना है। ठीक है भाई, 23.8। इसी तरह से आपके पास हम एक टेबल लिखवा रहे हैं, उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप के जैसे डबल बॉन्ड है, और एक बात और ध्यान में रखनी है, और सिंगल बॉन्ड यदि है आपके पास तो उसकी पैरामोल वैल्यू हमेशा ही 1 रहती है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपके पास सिंगल बॉन्ड की कुछ नहीं करनी, 0 कंसीडर करना, 0 1 0। ठीक है भाई, अब देखो, अब हम एक टेबल बना रहे हैं कि उसमें स्ट्रक्चर लिखेंगे विद टाइप्स ऑफ, यानी टाइप्स, और उसके बाद हम पैरामोल की वैल्यू यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो यदि आपके पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए तो मैंने बता दिया 0 पैरामोल होता है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यदि है कंपाउंड में तो आपके पास हमने लिख दिया 23.2। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें पैरामोल्स की जो वैल्यू होती है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है भाई, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए पैरामोल 46.6 होता है, 46.6। ठीक है, इसके बाद यदि 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग, तो उसका पैरामोल वैल्यू अलग होती है। 4 मेंबर रिंग के लिए मेंबर रिंग यदि है, और यदि 5 मेंबर रिंग है, और इसके बाद आप मान लेते हैं 6 मेंबर रिंग है, तो इन सभी के लिए आपकी जो पैरामोल्स वैल्यू है वो आपके पास अलग अलग होती है। यहाँ पर सभी के लिए जो पैरामोल्स की वैल्यू जो है वो, तो इस तरह से मैंने ये टेबल लिख दी है कि 4 मेंबर के लिए 5 और 6 मेंबर के लिए पैरामोल वैल्यू ये होती है। ये देखो, आपको हम एग्जांपल देते हैं, आपको कैलकुलेट करना है कि ये स्ट्रक्चर पैरामोल वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अभी मैंने CH3 C+O इसकी पैरामोल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एसीटोन की आपके पास है, एसीटोन, इसकी पैरामोल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको पैरामोल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको देखो, यदि स्ट्रक्चर पैरामोल है तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें जो एटॉमिक पैरामोल तो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, आपको बस स्ट्रक्चर पैरामोल कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रक्चर पैरामोल के लिए क्या करते हैं कि जो एटॉमिक पैरामोल है ना वो तो आपने लिखना ही लिखना है। एटॉमिक पैरामोल जो है, स्ट्रक्चर पैरामोल जो होता है, स्ट्रक्चर पैरामोल जो है दिस इज इक्वल टू एटॉमिक पैरामोल, एटॉमिक पैरामोल, और प्लस में जो भी स्ट्रक्चर के लिए जो वैल्यू पैरामोल की आएगी भी स्ट्रक्चर के डिपेंडेंट, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है वो होता है। तो एटॉमिक पैरामोल देखो, पहले तो यहां पर ये देखो कि जो स्ट्रक्चर पैरामोल आएगा ना इसका, वो आपके पास 3, तो आपके पास कार्बन है भाई, 3 कार्बन है। ठीक है भाई, 3 पैरामोल कार्बन, ये सही है। इसके बाद आपके पास 6 हाइड्रोजन है, पैरामोल हाइड्रोजन, प्लस में
इसके बाद एक ऑक्सीजन है, 1 पैराक्लोरो ऑक्सीजन प्लस में आप इसके पास देखो एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए पैराक्लोरो डबल बॉन्ड, ये जरूर आपने काउंट करना है, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए पैराक्लोरो कोई रिंग वगैरह तो है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह भी कुछ नहीं है, सिंगल बॉन्ड के लिए 0 पैराक्लोरो है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर 3 पैराक्लोरो कार्बन आपके पास मैंने टेबल लिखी हुई है 4.8 है, प्लस में 6 हाइड्रोजन का 17.1 है, प्लस में 20, प्लस में डबल बॉन्ड का क्या है, डबल बॉन्ड के लिए आपके पास 23.2। तो जो आप सिंपलीफाई करेंगे ना तो इस तरह से आप पैराक्लोरो वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, इसी तरह से यदि आप टोल्यूइन की पैराक्लोरो वैल्यू निकालें, टोल्यूइन की, ठीक है, टोल्यूइन आपके पास क्या है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है CH3, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन। ठीक है, ये टोल्यूइन है आपके पास, इसकी पैराक्लोरो वैल्यू निकाले तो इसके अंदर आपके पास स्ट्रक्चर पैराक्लोरो क्या होगा, स्ट्रक्चरल पैराक्लोरो टोल्यूइन का क्या होगा भाई, देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 1 7 7। ठीक है भाई, पैराक्लोरो कार्बन प्लस में हाइड्रोजन कितने हैं, 3 के लिए है और 5 के है 8 पैराक्लोरो हाइड्रोजन, प्लस में यहां पर कितने डबल बॉन्ड है, 3 पैराक्लोरो डबल बॉन्ड, प्लस में डबल बॉन्ड तो हो गया, इसके साथ साथ 6 मेंबर रिंग है, पैराक्लोरो 6 मेंबर रिंग, तो यहां पर आप देखो 7 मल्टीप्लाई में 4.8 प्लस में 8 मल्टीप्लाई में 17.1 प्लस में 3 डबल बॉन्ड के लिए 23.2 प्लस में 6 मेंबर रिंग के लिए क्या है 6.2। ठीक है, तो इसको आप सिंपलीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आसान है कुछ नहीं, आपको बस देखना है कि क्या क्या है, ये टेबल आपके पास याद रखनी है। तो हम इस तरह से किसी की भी पैराक्लोरो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और यदि पैराक्लोरो वैल्यू पता चल गई तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम आए तो बताना मुझे। थैंक यू।